हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आपको टॉपिक क्या है, कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये आपके यूनिट 1 की लास्ट टॉपिक है एंड इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा कि आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है या नहीं। और जो भी आपको टॉपिक लगे कि छूट गया है उसको आप कमेंट करके तुरंत आप बता सकते हैं। तो आपने दोनों वीडियो पिछली देख लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट हो चुका है। ये आपका थर्ड चैप्टर है, भारतीय समाज का प्रसंग। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर की पूरी क्लासेस लाइव कंप्लीट कराई जाएगी और आपके जो भी सजेशंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्या आया है कि प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। या आपका क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष को बताना है। तो देखिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को अगर आप तोड़ेंगे तो डिमोस एंड क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ क्या होता है, लोक, और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, मतलब लोगों की शक्ति। ये डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन अर्थात जनता का शासन। इस शब्द का ही रूपांतरण लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। इस प्रकार लोकतंत्र का तात्पर्य सर्वसाधारण का शासन काल से है। अब परिभाषा क्या है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग सभी को याद होता है, ये कोटेशन अब्राहम लिंकन का। एंड इसके साथ ही साथ आपका ब्राइस महोदय ने लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी है इसे देखेंगे। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य के अधिकार किसी विशेष वर्ग के लोगों को नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। गैटेल का अनुसार क्या है, वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही प्राप्त हो लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। इस प्रकार लोकतंत्र ऐसी सरकार को कहा जाता है जिसमें जनता को राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत समझा जाता है और जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन सत्ता में भाग लेती है। ये आपका क्या है, डेमोक्रेसी की परिभाषाएं हैं। 3 परिभाषाएं हैं, आपको तीनों याद होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन के अनुसार, ब्राइस के अनुसार, गैटेल के अनुसार। ये तीनों परिभाषाएं आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एंड अब आपका लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। ये देखिए कि पहला भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख गुण में आपका आता है कि भारतीय संविधान। भारत के पास अपना खुद का स्वयं लिखा संविधान है, उसमें पूरे कार्य बटे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सारी चीज़ें दी गई हैं। ये भारतीय संविधान है। और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, आप ये जानते हैं। उसके साथ साथ देखिए जैसे संसदीय प्रणाली में आप क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाकर लोकतंत्र की प्रक्रिया को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। संसदीय सरकार की यह विशेषता होती है कि मंत्रिमंडल के हाथ में सारी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा के सदस्य सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को हटा सकते हैं। एंड अब तीसरा देखिए कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आपको मिला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। वयस्क मताधिकार व समानता आधारित निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। और इसके बारे में प्रोफेसर शेर सिंह ने क्या कहा है ये देखिए आप। एंड प्रोफेसर शेर सिंह का कथन क्या है, निर्वाचन मुक्त व निष्पक्ष हो सके यह स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। वयस्क मताधिकार के आधार पर इस देश के प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो मत देने का अधिकार है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार क्या है, भारतीय मतदाता किसी भी दल को सत्ता में वंचित कर सकता है तथा और अपने देश की राजनीतिक संरचना व इतिहास के प्रभाव को बदल सकता है। यही तथ्य लोकतंत्र के आधार का सार है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और उसके बाद क्या है, शासन सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। केंद्र, राज्य एंड ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें विकेंद्रीकरण किया गया है, आप ये जानते हैं। और उसके साथ साथ आपका
लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में। उसके साथ आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आप जानते हैं। आपकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब आपको बता देना है कि लोकतंत्र का दोष क्या है। तो लोकतंत्र का दोष क्या है? सबसे बड़ा अशिक्षा। देखिए, अशिक्षा हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, आप अपना कीमती वोट ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उनके मत का कीमत नहीं समझता है, या पैसे के बल पर चुनाव होते हैं। अब यही आगे देखिए, चुनाव में धन बल का अत्यधिक महत्व हो जाता है, और इसके जो आदमी हैं वो क्या है, थोड़े से पैसे के लालच में गलत व्यक्ति को चुनाव जिता देते हैं, जिसके बाद उनको 5 साल तक उनका शोषण होता है। और उसके बाद आपका देखिए कि क्या लोकतंत्र के दोष हैं, जाति, भाषा, धर्म। आपका देखिए कि जाति, भाषा व धर्म के आधार पर भारत में राजनीति होती है, ये सभी जानते हैं भारत में। एंड उसके बाद आपका क्या है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह। ये अक्सर आप देखते हैं जब चुनाव होता है तब इस पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह हमेशा लगाया जाता है। कहीं पर कहा जाता है ईवीएम हैक हो गया, या कहीं पर पोल बूथ में ही पूरी तरीके से मतलब अनियमितता देखी जाती है। ईवीएम मशीनों का प्रयोग चुनाव में होने लगा, जिससे उपयुक्त समस्याओं में कमी आई है, लेकिन तब भी इस पर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, इस पर ब्लेम करती रहती हैं। तो ये देखना है। और उसके चुनाव के दौरान हिंसा, हत्या, जबरन मतदान केंद्रों पर कब्जा, जाली मतदान, मतपेटियों की अदला बदली, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद दल बदल की राजनीति भारत में चलती है। इससे संबंधित आया है आर्टिकल 52, मतलब आर्टिकल नहीं 52 नहीं, ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52 दल बदल से ही संबंधित है। दल बदल की राजनीति भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो डेमोक्रेसी पर था। डेमोक्रेसी के आपको गुण पता चले एंड उसके दोष पता चले, तो इसको आप बस पॉइंट वाइज लिखिएगा। आप एग्ज़ाम में एलोबरेट कर दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, और आप सभी लोग इसका लिखने का भी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस को। और आपको देखिए कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती जाएंगी, जैसे आपका फर्स्ट पेपर 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर 11 चैप्टर टोटल हैं, आपका 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद इसकी आपका आंसर राइटिंग होगा, आपके लैंग्वेज में आंसर लिखा जाएगा, तो आपका आंसर इवैल्यूएट भी होगा, जिससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। तो पहले आप ये पूरी क्लास लीजिए अच्छे से। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक न्याय और समानता पर एक निबंध लिखना है। ऐसे क्या है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समानता, ये 2 पॉइंट को लेकर आपको डिटेल से डिस्कशन करना है। तो पहले पॉइंट क्या है आपका, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय देखिए, न्याय, जस्टिस और मतलब सोशल जस्टिस के बारे में आपको लिखना है। और देखिए कि लैटिन भाषा के जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषा, बंधन या बांधना है। इसका आशय है कि जस्टिस उस व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबद्ध है। एंड इसमें आपकी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड देखिए, आपको पीडीएफ के लिए आपको कहाँ पर सारी पीडीएफ मिलेंगी, आपको स्टूडेंटो अड्डा अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ये वीडियोस की लिंक प्रोवाइड की गई हैं, तो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको सारी वहीं पर मिलेंगी, तो उस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको मिलेगा सारे पीडीएफ। एंड अब आप इसको, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास की पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, और इस संदर्भ में समाज राजनीतिक सत्ता से यह आशा करता है कि वह अपने विद्यार्थी व प्रशासनिक कार्यक्रम के द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित होगा। एंड श्री नेहरू ने यह एक बार यह ठीक ही कहा था कि लाखों करोड़ लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उनका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। गेहरलिख, सोमवार, टाइनबी,
आदि ने भी इस आधार पर मार्क्सवाद को नवीन युग का एक नया धर्म बताया है। वर्तमान समय में देखिए ये सामाजिक न्याय, मार्क्सवादी सामाजिक न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो उसके संबंध में ये कह रहा है। इसको आप देख लीजिए। ये आपका ये जैसे मतलब सोशल जस्टिस में आपको ऐसे लिखना है तो सारे डायमेंशंस आपको कवर करने हैं और आपको जो भी लगे आप इसमें लिख सकते हैं, आपको इसमें छूट होती है। अब जैसे व्यवहार में ऐसा देखने में आता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले इंजीनियर को जहां तक संभव हो सैनिक भर्ती से मुक्त रखा जाता है और यदि भर्ती करनी ही पड़े तो उन्हें शीघ्र ही सैनिक सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। समानता और न्याय की दृष्टि से यह बात उचित प्रतीत नहीं होती कि जिस व्यक्ति की भर्ती बाद में की जाए उसे पहले अवकाश दे दिया जाए, किंतु युद्ध काल में शत्रु पक्ष के द्वारा नगरों और भवनों को ध्वंस किए जाने का सिलसिला निरंतर चलता रहा है। इसीलिए सार्वजनिक हित की दृष्टि से न्यायमुक्त माना जाता है और कि इंजीनियरिंग और कारीगरों को जहां तक संभव हो सके नागरिक सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जाए। बहुत आवश्यक होने पर उन्हें सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। ये है, एक बार आप इसे जनरल रीडिंग कर लेंगे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। 5 पॉइंट इसका ले लीजिए, आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब समानता, अब दूसरा पॉइंट आपका क्या था, समानता। तो समानता में देखिए कि समानता क्या होती है, इक्वालिटी। समानता का अर्थ है कि मानवीय गौरव और अधिकारों की दृष्टि से सब समान है, मतलब ऑल मैन आर इक्वल इन अ डाइनिटी एंड राइट्स। प्रोफेसर लास्की के अनुसार क्या है, समानता का यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। समानता का अर्थ क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे आप ये, मैं आपको ये फिगर के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। समानता में क्या होता है, इक्वालिटी में जैसे ये एक लंबा आदमी है, ये उससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये ए बी सी, तो सी को देखिए अगर यहाँ पर आपको एक लाइन खींच दी जाए और यहाँ से आपको मैच देखना है, ये मैच पूरा स्टेडियम है, तो ए के लिए देखिए मैच देखना आसान है, बी के लिए आसान नहीं है, सी के लिए, ए के लिए तो एकदम आसान नहीं है। तो समानता में क्या होता है, इनको एक सपोर्ट ऐसे दे दिया जाएगा जिससे ये भी यहाँ तक पहुँच सके, ए को भी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा कि वो भी यहाँ पर पहुँच के मैच तीनों देख सकें। ये होता है समानता। तो ये समानता का कॉन्सेप्ट है। आप इसे अच्छे से इसको मैप में या आप इसे ये डायग्राम भी बना सकते हैं आप अपने आंसर में। ये समानता मतलब यही होता है। अब ये जैसे लास्की महोदय ने क्या कहा, समानता का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले को वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ व वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। ये समानता का यही कॉन्सेप्ट है। एंड अब देखिए कि समानता के निम्नलिखित भेद बताए गए हैं। नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। ये आप अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। नागरिक समानता में क्या है, सामाजिक समानता में क्या है, आपका राजनीतिक समानता और प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता के समर्थक इस तथ्य पर बल देते हैं कि प्रकृति में मनुष्य को समान बनाया है, अतएव किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु यदि यह धारणा भ्रामक है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों की प्रवृत्ति भले ही प्रकृति समानता की बात करे, परंतु व्यवहार में देखने में यह आता है कि प्रत्येक बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से समान नहीं होते। कोल ने ठीक लिखा है कि मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक प्रवृत्ति, सामाजिक सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। ये कोल ने जो लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये आप लिख सकते हैं। फिर आर्थिक समानता, तो आपको बस पॉइंट में याद रखना चाहिए आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, ये सारी समानताएं के बारे में अच्छे से लिख देना है। देखिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे और कोई भी इतना अधिक धन न जमा करे कि वह दूसरों का शोषण करने लगे। आर्थिक समानता लाने के लिए ही आपका टैक्स सिस्टम आया है, जिसमें जो जितना ज़्यादा धनी वर्ग होता है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, जिससे समाज में समानता बनी रहे। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें आगे।
अब आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि लैंगिक असमानता और इसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। लैंगिक असमानता मतलब जेंडर इनइक्वालिटी। ये जनरल आप सुनते आते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है, तो ये आप पहले समझ लीजिए। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, पुरुष और स्त्री में भेद करना। देखिए बचपन से ही स्त्रियों को ना अच्छा पोषण मिल पाता है, ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना उनको उच्च शिक्षा मिल पाती है, जिसके कारण उनका जीवन पुरुष पर आश्रित रहता है। यही जेंडर इनइक्वालिटी है। ना उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ना उनको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता होती है, रूढ़िगत नियमों में उन्हें बांध दिया जाता है। तो ये लैंगिक असमानता यही है। अब इसमें देखिए कि लैंगिक असमानता में क्या कह रहा है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक जैविक तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह सामाजिक तथ्य बन जाता है, जिसे लैंगिक असमता कहा जाता है। लैंगिक असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विश्व अनेक समाजों में, विशेषकर विकासशील देशों में, स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानून रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुष के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। पितृसत्ता, सामाजिक संरचनाएं व संस्थाएं, उन पैट्रियार्की इसका एक मेन रीजन है और नियमों के द्वारा सुदृढ़ होता है, जो स्त्रियों की हीन भावना को प्रचारित करती है। प्रत्येक संस्कृति में अनेक प्रथाओं के ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जो स्त्रियों को दिए जाने वाले निम्न मूल्य व स्थिति को परिलक्षित करते हैं। पितृसत्तात्मक स्त्रियों को अनेक प्रकार के शक्तिहीन बना देता है। ये पूरा आपको बताना है और ये इसके बारे में आप लोग बचपन से ही सुनते, या क्या आप जब से सुन रहे होंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है। इसका एक मेन रीज़न क्या है, पैट्रियार्की या पितृसत्तात्मक। ये एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाता है। लैंगिक असमानता के स्वरूप भारत में क्या है, इस कौन कौन से लैंगिक असमानता के स्वरूप हैं। देखिए, पहला स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता। देखिए कि जो पुरुष होते हैं उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा बचपन से ही उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन स्त्रियों के लिए उतना बेहतर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, ज़्यादातर स्त्रियां असंगठित क्षेत्रों के कार्यों में लगी हैं जहां उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत से व्यवसाय विशेषता स्त्री के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु वहां भी उनकी देखभाल का कोई प्रबंध नहीं है। घर के मारपीट के वातावरण व तनाव भरी जिंदगी के बीच स्त्री का स्वास्थ्य गिरता ही जाता है। और परिवार नियोजन के दृष्टि से भी इस बात पर जोर दिया जाना जरूरी है कि हमारे समाज में परिवार नियोजन का मुख्य लक्ष्य स्त्रियों को ही बनाया गया है। विदेशों में जो जन्म निरोध के तरीके खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं वो भी यहाँ चलाए जा रहे हैं। ये आप इसे देख लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी में क्या है, एंड शिक्षा में असमानता कहाँ पर विद्यमान है। शिक्षा में असमानता तो आप शुरू से देख सकते हैं, और आप जब देखेंगे 2011 की जनगणना में आप साक्षरता दर देखेंगे तो पुरुष की साक्षरता दर अगर 76% है तो यहीं पर महिलाओं की साक्षरता दर 64% है। ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर प्रूफ हो सके। एंड स्त्री शिक्षा के संबंध में सबसे प्रमुख समस्या यही है। एंड अब आपका तीसरा क्या पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट आप जेंडर इनइक्वालिटी में देख सकते हैं। वेश्यावृत्ति या विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। शायद जब से संगठित समाज है तब से वेश्यावृत्ति है। 1959 से ही स्त्रियों में अनैतिक व्यापार का दमन कानून पारित किया गया था। देखिए कि इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक जो बाजार में कोठों पर धन कमाने के लिए देह का व्यापार करते हैं, दूसरा श्वेत वस्त्रधारी तथाकथित सम्मानित स्त्रियां हैं जो धन के लिए या अन्य भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े बड़े होटलों या निजी कोठे में या किसी अन्य संगठित अड्डों पर यौन व्यापार करते हैं। इन्हें मतलब कॉल गर्ल भी कहा जाता है। और चौथा क्या है आपका, तलाक व द्वारा उत्पीड़न। तलाक द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। और ये पूरा देखें कि इसके मामले क्या क्या हैं, आप इसको लिख सकते हैं। और चौथा पांचवा कारण आप देखिए, दहेज के कारण उत्पीड़न। दहेज के कारण भी उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है समाज में। अब जागरूकता थोड़ी आ रही है, लेकिन अभी भी समाज में दहेज एक बहुत बड़ी बुराई के तौर पर है। ये आपका पॉइंट है। एंड आपका और आगे कौन सा पॉइंट है, तो इन सब पे आपको केवल जनरल एक बार रीडिंग कर लेनी है, उसके बाद लिखना आपको अपने ही मन से है। बस आपको इन पॉइंट्स को याद होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो जैसे विज्ञापन, आज के व्यवसायों का मुख्य आधार विज्ञापन है और विज्ञापन स्त्री के अंग प्रदर्शन पर आधारित है। चाहे किसी वस्तु का नारी के जीवन से सीधा संबंध हो या ना हो, परंतु उसके शरीर के उत्तेजक चित्रों के अभाव में विज्ञापन अधूरा समझा जाने लगा है। यही कारण है कि मॉडलिंग का व्यवसाय लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ विज्ञापन भी राष्ट्र के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। यह भी सिद्ध करता है कि स्त्री की देह एक वस्तु है जो सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रयोगों के लिए बाजार में उपलब्ध है। अनेक स्त्री संगठन ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैबरे नृत्य, चलचित्र, देवदासी प्रथा तथा अश्लील साहित्य का भी इसके स्वरूप के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये विज्ञापन के अंतर्गत ये सभी भी आ सकते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी किस तरीके से आपके समाज में विद्यमान है, आपको ये पूरा डिटेल से बताना है। बस आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और उसके अंदर का कंटेंट आप अच्छे से लिख सकते हैं। एंड अब देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपका कौन सा है। भारत में लैंगिक समानता लाने हेतु उपायों का उल्लेख कीजिए। लैंगिक समानता लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले वोमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा का आपको प्रसार करना होगा। स्त्री को सशक्तिकरण करना होगा, उनको अधिकार देना होगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये स्त्रियों सशक्तिकरण में ये पूरे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड आप देखिए कि वैधानिक सुधार करने चाहिए स्त्री को। वैधानिक सुधार में स्त्री संगठनों की सहभागिता व सलाह में स्त्री संबंधी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो जो विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, यौन संतानोत्पत्ति आदि विषयों पर स्पष्ट आदेश प्रदान करे। भारत की प्रत्येक वयस्क स्त्री को यह अधिकार दिया जाए कि वह बिना धर्म, जाति, समुदाय के भेदभाव के अपने लिए इस अधिनियम को ग्रहण कर सकती है, इसका लाभ उठा सकती है। मातृत्व का मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत आपको लाना है। एंड प्रतीकों के विरुद्ध मोर्चा एंड रोजगार व स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना है। स्त्री संगठनों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है आपको। ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा। एंड अब देखिए कि आपका क्वेश्चन आया है, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए। एंड संक्षेप में मानवाधिकारों की उत्पत्ति का वर्णन करना है, आपका ये क्वेश्चन है। एंड ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ह्यूमन राइट। तो चलिए ये आपको देख लेते हैं। मानवाधिकार क्या है, आप इसको मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार, मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, आप ये भी जानते हैं। एंड अब देखिए कि मानवाधिकार का वह मौलिक तथा अनसंक्रामक अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक मानव के हैं, क्योंकि वह मानव है, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति या नस्ल, धर्म, लिंग का हो। अतः मानव अधिकार वह अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित है तथा जिनके बिना हम मानवों की भांति जीवित नहीं रह सकते। ये बताना है मानव अधिकार क्या है, पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है। एंड आपका चूँकि मानव अधिकारों को किसी विधायनी में निर्मित नहीं किया गया है, वह बहुत कुछ नैसर्गिक अधिकारों से मिलता है तथा उसके समान है। सभी सभ्य देश या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था या निकाय उन्हें मान्यता देती हैं या स्वीकार करती हैं। उन्हें संशोधन की प्रक्रिया के अधीन भी नहीं किया जा सकता। मानवीय अधिकारों का संरक्षण विधिक कर्तव्य में उसके समान करने का कर्तव्य भी सम्मिलित है। मेरी रॉबिन्सन के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं उसका प्राप्त करने के व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। तो बस ये आपको मेरी रॉबिन्सन के अनुसार ये कोटेशन लिख देना है, ये आपको याद होना चाहिए। मानवाधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको दिया है कि मानवाधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई। एंड मानवाधिकार पद का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था। मानवाधिकार पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जनवरी 16, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रशिष्ट संदेश में किया था। उन्होंने 4 मर्मभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। उनके अनुसार क्या है, वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता, इसकी बात की थी उन्होंने। और आप मानवाधिकार में ये धर्म, जाति, लिंग
आदि के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाता है, उनको सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये सब भी लिखने हैं आपको। देखिए अब राजनीतिक, नागरिक व राजनीतिक अधिकार, प्राप्त संविधाएँ, ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, ये मतलब कि इस प्रस्ताव को मानवाधिकार का मतलब 20 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा में प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा 20 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया। अब उसके साथ इस प्रस्ताव में मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का नाम दिया गया। इस संबंध में 1954 तक 2 संविधाएँ तैयार की गई। पहले क्या थी कि नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त संविधाएँ, दूसरा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त संविधाएँ। तो देखिए एक बार आप ये मानवाधिकार, ये सारे चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा बोरिंग आपको लगेगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर एक अलग डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और आपको एक ट्रिक्स के थ्रू इसको प्रॉपर समझा दूंगा कि आप अपने आंसर में क्या लिखना है, क्या कीवर्ड्स डालने हैं। तो इसको एक बार अच्छे से बस एक जनरल रीडिंग कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, तो ये पूरा लिख सकते हैं। अब आगे भी मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, मानवाधिकार की प्रस्तावना का उल्लेख कीजिए। तो मानवाधिकार आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब मानवाधिकार आयोग के अनुसार क्या है, जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकारों से है। मानवाधिकार आयोग के अनुसार मानवाधिकार से तात्पर्य क्या है, जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकारों से है। इन अधिकारों की गारंटी संविधान में दी गई होती है अथवा इनका उल्लेख उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों में होती है जिनके देश में न्यायालयों में मान्यता होती है। मानवाधिकार एक विश्वव्यापी अवधारणा है जो मानव को सुखी, संपन्न और प्रतिष्ठावान जीवन देना चाहती है। दिनांक 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा की। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मानवाधिकार। अब इसके बाद मानवाधिकार की प्रस्तावना क्या है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक जनरल आप पढ़ लीजिएगा कि देखिए, चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के स्वाभाविक गरिमा और उनका एक सम्मान तथा अनन्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय व शांति की नींव है। चूँकि मानवाधिकारों के प्रति असम्मान व उनका अवमानना से ऐसे पार्श्विक कृत हुए हैं जिन्होंने मानवता को झकझोर दिया है। दुनिया के समस्त लोगों की सर्वोच्च साझा आकांक्षाओं के रूप में हमने ऐसे विश्व के विकास की उद्घोषणा की है जिसमें मनुष्य को बोलने और विश्वास करने की स्वतंत्रता होगी और भय व अभाव से मुक्ति मिलेगी। ये 5 पॉइंट आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे 5 पॉइंट लिख लीजिए या आप PDF जो आपको मिलेगी उसमें से आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए अब महासभा यह घोषणा करती है कि ये 7 पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं प्रस्तावना के, मतलब कि मानवाधिकार की प्रस्तावना जो है उसमें। और उसके बाद देखिए कि इसमें आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। मानवाधिकार जो बना है उसके आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसके अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होते हैं। देखिए कि एक बार आप ये आपके जो सिलेबस में ह्यूमन राइट्स दिया गया है तो इस पर एक ये डिटेल है आपका ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूरा बता दिया है कि इसमें आप कौन से अनुच्छेद 1 में क्या है, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, इस घोषणा में बताया गया कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या कोई विचारधारा, राष्ट्रीय व सामाजिक भिन्नता, धन संपत्ति, जन्म या स्तर जैसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 2 है आपका। एंड आपके आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके संविधान के आर्टिकल नहीं हैं, ये वो जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसके आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में दासता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 आपका किसी यातना नहीं दी जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 6 में हर व्यक्ति को स्वतंत्र कानून के समक्ष अपना आपको प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। अनुच्छेद 7 कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। और 8वां, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान विधि द्वारा उसे प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के प्रभावी प्रतिकार प्राप्त होने का अधिकार है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। 10वां आप देख लीजिए। 11वां, जब तक कोई व्यक्ति की सार्वजनिक सुनवाई में कानून के अनुसार
साबित नहीं हो जाता तब तक इस तरह के प्रत्येक आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। फिर अनुच्छेद 12वां आप देखिए, उसके साथ 13 आर्टिकल 13 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 14 प्रत्येक व्यक्ति की प्रताड़ना से बचाने के लिए दूसरे देश में शरण मांगना और वहाँ रहने का अधिकार है आपको। आर्टिकल 15 उसका क्या है, आर्टिकल 16 क्या है आप ये देख लीजिए, एंड आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। देखिए ये याद नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ आपको, बस अगर आपको आर्टिकल्स नहीं याद होते तो बस ये पॉइंट्स याद कर लीजिए। ये पॉइंट्स ही आप 5 से 6 पॉइंट या 8 से 10 पॉइंट इसमें याद कर लीजिए, बस आप वो लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। आपको इतना ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा आप आर्टिकल्स ही याद कर लें, और केवल एक ही क्वेश्चन आपका ये नहीं आने वाला है, और भी क्वेश्चंस होंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये टफ़ लगे तो इसको मत याद करिएगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टफ़ है। आपको इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, या इसको आप अपने पॉइंट वाइज लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपका आर्टिकल देखिए 21 आ गया, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, ये पूरा उठाकर आपको दे दिया गया है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27, ये सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। एक बार इसका जनरल रीडिंग करके 8 से 10 पॉइंट बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस उतना ही आपको लिखना है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया गया है ये क्वेश्चन। एंड देखिए कि 1 जुलाई, ये आप याद कर सकते हैं कि जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात अब स्वच्छ पानी और साफ़ सफाई भी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं, और ये आपका पूरा क्वेश्चन है। एंड अब आपका लास्ट ये मतलब प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आपका कौन सा है कि सामाजिक एकीकरण क्या है। सामाजिक एकीकरण क्या है, आपका सामाजिक एकीकरण को परिभाषा देते हुए उसकी आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। तो किसी भी राष्ट्र के समस्त व्यक्ति जब अपने पारस्परिक हितों के कारण समाज एवं राष्ट्र के महत्व को भावात्मक रूप से अनुभूत करने लगते हैं तो वे एकता के सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। भावात्मक रूप से समस्त राष्ट्र के व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बंध जाना ही सामाजिक एकता का पर्याय है। सामाजिक एकता से ओतप्रोत समाज कीड़ मानववृत्तियों पर आधारित भावनाओं का परित्याग करके सामाजिक एकता को बनाए रखने हेतु योगदान देने की दिशा में अग्रसरित हो जाता है। इस प्रकार की भावना के उदय होने से व्यक्ति के स्थान पर राष्ट्र का स्थान सर्वोपरि हो जाता है तथा समाज में व्यक्तियों को राष्ट्र के बिना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जाता है। मतलब आपका ये क्या है, सामाजिक एकीकरण में आप समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वे इसी को ही सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। तो आप ऐसे इसको बना भी सकते हैं सामाजिक एकीकरण के बारे में। अब सामाजिक एकीकरण की जो परिभाषाएं हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर धुरिये का क्या कथन है कि सामाजिक एकीकरण को मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एकता, दृढ़ता व संबद्धता की भावना का विकास सम्मिलित है। उसके बाद डॉक्टर वेदी के अनुसार क्या है, फिर सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता तथा महत्व ये आपको लिखना है। इसका महत्व क्या है, देखिए कि भारत में लोकतंत्र के स्थायित्व व उसके सफल संचालन के लिए सामाजिक एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, स्थानांतरण व विकास के लिए भी सामाजिक एकीकरण आवश्यक है। देश के आंतरिक स्थिति को छेड़ करने वाले विनाशकारी तत्वों का नाश करने के लिए भी यह आवश्यक है। व्यक्ति, समाज तथा देश के अस्तित्व को बनाए रखने के हेतु भी इसकी आवश्यकता है। एंड उसके बाद आपका देखिए कि 5वां है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक एकीकरण स्थापित किया जाए। विभिन्नता में एकता भारत की पहचान, इसकी रक्षा हेतु सामाजिक एकीकरण आवश्यक है। 7वां क्या है, भारत की विदेशी आक्रमण से रक्षा करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है। अब सामाजिक एकीकरण और शिक्षा, इस पर आपको लिंक करना है कि सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में देखिए घनिष्ठ संबंध है। यह प्रश्न पहले से विचार किया जाता रहा है कि शिक्षा को सामाजिक एकीकरण के माध्यम से होना चाहिए। यह सत्य है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के सामाजिक एकीकरण के विचार को विकसित किया जा सकता है। बालक को यदि बाल्यावस्था से ही शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का पाठ पढ़ाया जाता है तो बालक बड़े होकर सामाजिक एकीकरण के महत्वपूर्ण घटक
बन सकते हैं। इस प्रकार सामाजिकता के बढ़ावा में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये आप देखिए सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में क्या संबंध है। इस प्रकार सामाजिकता मानव जीवन में किसी न किसी रूप में बंधी है। ऐसी परिस्थिति सामाजिकता की शिक्षा देना राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, यदि शांत अहिंसात्मक क्रांति सामाजिक एकता विकास के लिए उत्तम दशाओं का निर्माण नहीं कर सकती तो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव और बल का प्रयोग अपने आप दो अन्य उपाय हो जाएंगे। पर भारतीय एकता का आधार अहिंसा है। हमारी सामाजिकता एकता का लक्ष्य अहिंसात्मक दृष्टि पर आधारित प्रेम, सहानुभूति और भ्रातृत्व के लगातार प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप था सामाजिक एकीकरण। इसके बारे में आप देखिए कि अब आपका शॉर्ट आंसर शुरू हो जाता है। शॉर्ट आंसर में देखिए आप लोकतंत्र, जो आपने पीछे पढ़ा है बस उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है बस। अब लोकतंत्र के बारे में बताना है, डेमोक्रेटिया, ये सारे पॉइंट लिखिए। उसके बाद अब्राहम लिंकन का कथन या और जो भी कथन आपको मिले हैं यहाँ पर एक देखिए सिले के अनुसार क्या है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। डाइसी के शब्दों में क्या है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासकीय व्यवस्था का अंग है। ये आपको बताना है। आप देखिए कि प्रजातंत्र में शिक्षा की भूमिका। अब प्रजातंत्र में शिक्षा की भूमिका आप या प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही है। अब इसमें शिक्षा की भूमिका आप पहले पढ़ चुके हैं क्या है, ये पूरा वही चीज़ें हैं। देखिए कि इसमें अमेरिका के शिक्षा अर्थशास्त्री जॉन डेवी का श्रेय है। उसने बताया है कि लोकतंत्र समाज में, लोकतांत्रिक समाज में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यों और संबंधों में निजी रूप से रुचि ले सकें। इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अतः अब दिन प्रतिदिन जन शिक्षा का आंदोलन चारों ओर चल रहा है। वास्तव में बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाता। अशिक्षित जनता अपने दायित्वों और अधिकारों के प्रति उदासीन होती है। ऐसे में सत्ताधारियों का एक वर्ग अपनी इच्छाओं को थोपने लगता है। इससे लोकतंत्र का मूल्य नष्ट हो जाता है। अतः शिक्षा ही जीवन जीना ही शिक्षा है और शिक्षा ही लोकतंत्र है। तो ये आप लिख दीजिएगा, अपने लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं आप। और आगे क्या है, शिक्षा में लोकतांत्रिक धारणा से आप क्या, फिर वही शिक्षा में आपका लोकतांत्रिक धारणा से आप क्या समझते हैं, ये है कि लोकतांत्रिक धारणा में सभी को समान समझा जाता है। तो शिक्षा में भी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इस पॉइंट को आपको इसमें दिखाना है। जैसे उनकी सुविधा अनुसार उन्हें मध्याह्न भोजन, प्रातः, मध्याह्न, शाम, रात्रि को विद्यालय लगाए जाते हैं। ये सारी बातें हैं। अमीर गरीब सभी के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। ये सभी आपको लोकतांत्रिक आधार पर शिक्षा को समझाना है आपको इसमें। और उसके बाद देखिए कि आपको क्या, शिक्षा के द्वारा नागरिकों में नैतिक जागरूकता आती है, प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास उत्पन्न होता है, मानवीय गुणों का विकास होता है। शिक्षा योग्य नागरिकों का निर्माण करती है, नागरिकों में देश प्रेम की भावना का विकास करती है। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं। अब आपका देखिए कि जनतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य बताइए। जनतांत्रिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, चारित्रिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य एंड व्यक्तिगत उद्देश्य। ये सारे आपका उद्देश्य है जनतांत्रिक भारत में शिक्षा के। एंड समानता व न्याय के संबंध स्पष्ट कीजिए। अब आपको समानता, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में फिर से वही लिखना है जो आपने पीछे पढ़ा है, उसी को अपनी भाषा में इसको छोटे फॉर्म में लिखना है। आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको एक पेज में देना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ पर लॉन्ग आए वहाँ पर आप इसे एलोबरेट कर दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए प्रश्न 6 आपका, समानता की अवधारणा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। समानता की अवधारणा के विकास पर आपको अब इसमें टिप्पणी करना है। अब देखिए कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र में समानता का अधिकार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुआ है तथा अपने अधिकारों से संबंध में स्वतंत्र एवं समान है।
1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में भी यह स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है कि हम यह स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। फ्रांस व अमेरिका में स्वतंत्रता के साथ समानता को भी स्वीकार किया गया है एंड प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है और समान अधिकार लेकर इस धरती पर आया है। अब समानता का अर्थ आपको फिर से बताना है। ऑल मेंस आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, ये आपको लिखना है। उसके बाद समानता के बारे में जो आपने पीछे पढ़ा है वही बताना है। लास्की का कथन क्या है, ये देखिए, समानता का आशय है कि जहाँ तक संभव हो विभिन्नताओं की विषमताओं को कम किया जाए, ये है। एंड डी राफेल के अनुसार क्या कथन है ये देख लीजिएगा आप। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है कि आपको देख लेना है। ये इतने पॉइंट आप लिख लेंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। बस इतने ही आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि लास्की के अनुसार क्या है, डी राफेल ने क्या कहा है, अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, ये सारी बातें। आप देखिए कि आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये है समानता का प्रकार बताते हुए किन्हीं दो पर संक्षिप्त। आप समानता का प्रकार बताइए, आप उसके किन्हीं दो पर संक्षिप्त। अब समानता के प्रमुख भेद हैं नागरिक समानता व राजनीतिक समानता। दो आपको बताना है, राजनीतिक समानता बता दिए, नागरिक समानता आप इसमें एलोबरेट कर दीजिए। एंड अब मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा चार्टर की प्रस्तावना में जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसका आर्टिकल्स ये देखिए फिर दिया गया है, इसमें आपको 4-5 आर्टिकल्स ही लिखने हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 13, आर्टिकल 25, आर्टिकल 56, आर्टिकल 62, ये आपने इसको देख लीजिए। एंड जैसे आर्टिकल 62 में क्या है कि आर्थिक व सामाजिक परिषद सभी के लिए मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने तथा उनका पालन के संबंध में सिफारिश करेंगी। उसके बाद भारत में अनेकता में एकता विषय पर निबंध लिखिए। आपका भारत में अनेकता में एकता पर निबंध लिखना है कि भारत समाज में अनेकता में एकता व्यक्त है, जो इससे सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, उसी को आप यहाँ पर भी लिखेंगे। CEM जोड़ के अनुसार क्या है, भारतीय परंपरा में एकता के बारे में लिखते हैं। जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों के समन्वय अनेकता में एकता को उत्पन्न करने कि भारतीयों की योग्यता व तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणता नहीं देख पाते। यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान और मौलिक तत्व रहा है। इन कथनों से स्पष्ट है कि भारत के विभिन्नता में एकता प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए कि आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसको 2x की स्पीड से दोबारा देख लेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और आप इससे एक सिंपल नोट्स भी बना लीजिएगा, इसमें सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको रिवीजन कर सके, या आपको मैं रिवीजन दोबारा कराऊंगा ही, तो आप वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। और आपके जो भी सजेशंस होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।